movisala.com पे आप हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है ज्योग्राफी बाई विश्वास सर के साथ में। हम लोगों ने भारत का भौतिक विभाजन की शुरुआत की थी, भारत की भूगोल में। और भौतिक विभाजन में हम लोगों ने बताया था कि जो भारत का जो भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन इसको 6 भागों में बांटा जाता है। मैंने इसको 6 भागों में बताया था। हमने आप लोगों से 2 क्लासों में चर्चा कर चुका हूं। मैं ये पहली जो क्लास थी मैंने बताया था उसमें हिमालय का विभाजन, मैंने आपका हिमालय का विभाजन बता दिया था आपको। और जो दूसरी क्लास थी उसमें मैंने प्रायद्वीपीय भाग की चर्चा हमने आप लोगों से किया था। अभी 6 भाग में से 4 भाग बचे हुए हैं और उनकी चर्चा हमें आप लोगों से एक एक करके करनी है। सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे तीसरा जो विभाजन है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन की अगर बात किया जाए तो विभाजन में मैंने 2 पॉइंट आपको बताया था। तीसरा पॉइंट आज की बात है वो है आपका उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, ये टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है कि उत्तर का विशाल मैदान कितने भागों में बटा हुआ है, कैसे बटा हुआ है, इनकी क्या अपनी क्या विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के साथ हम लोग आज क्लास आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो उत्तर का विशाल मैदान है इसकी कुछ अपनी ऐसी खास विशेषताएं हैं, वो विशेषता हमें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान ये माना जाता है, सबसे अधिक फर्टिलाइज एरिया, सबसे अधिक उपजाऊ अगर कोई मैदान है तो वो है आपका गंगा का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। और उत्तर भारत का जो मैदान है इसमें 3 मैदान शामिल हैं। इनमें 3 मैदान शामिल हैं और तीनों मैदान का निर्माण नदियों द्वारा किया गया है। नदियों द्वारा, याद रखिएगा, मैदान का निर्माण नदियां ही करती हैं, नदियों द्वारा किया गया है। और 3 मैदानों का निर्माण इसमें किया गया है। सबसे पहला जो है, कौन कौन नदियां हैं, तो नदी के नाम पर ही उस मैदान का नाम रख दिया गया है। जैसे पहला मैदान है सिंधु नदी का मैदान। तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु और जो उसकी सहायक नदियां हैं, इन्हीं नदियों ने मिलकर के सिंधु मैदान का निर्माण किया है। पहला विभाजन यह है। दूसरा है गंगा का मैदान। गंगा का जो मैदान है ये आप इस गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन्होंने मिलकर के किया है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो तीनों मैदानों का निर्माण अलग अलग नदियों ने किया है। जैसे सिंधु नदी सिंधु मैदान का निर्माण किया है, उसकी अन्य सहायक नदियों ने मिलकर के। गंगा का मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों ने मिलकर किया है। और ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने मिलकर किया हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों मैदानों की चर्चा हमें एक एक करके आप लोगों से करनी है कि तीनों मैदान कौन कौन से हैं। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर के विशाल मैदान में कौन कौन से मैदान शामिल हैं, तो उसमें सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीनों मैदान शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लीजिएगा इसको और इसी के माध्यम से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अब गंगा के उस सिंधु के मैदान की। सिंधु के मैदान में कौन कौन से मैदान शामिल हैं, उनकी क्या विशेषता है, वो एक एक करके हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले डालेंगे हेडिंग उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे सिंधु का मैदान। सिंधु का जो मैदान है, इसको जो है सिंधु और सतलज का मैदान भी कहा जाता है। तो सिंधु, सतलज और उनकी सहायक नदियों ने मिलकर के इन मैदानों का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंधु और सतलज का मैदान तो उसकी अगर हम एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास इसको चीजों को अच्छे से समझा जा सकता है कि सिंधु सतलज का मैदान कैसे बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक मैप के थ्रू हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, यह है आपका भारत का मैप है और इसके माध्यम से हम सिंधु और सतलज के मैदान की विशेषताओं को जानेंगे, उनके मैप को समझेंगे और उनके मैदान की क्या क्या अपनी विशेषताएं हैं उनको जानेंगे। सिंधु सतलज का जो मैदान है अगर बात किया जाए तो सिंधु, और इसमें सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी है और यह मानसरोवर झील से निकलती है। ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से निकलती है और ये लद्दाख में बहते हुए और आकर ये पाकिस्तान में गिर जाती है। ये पाकिस्तान में अरब सागर, ये अरब सागर है और अरब सागर में आकर के ये नदी गिरती है। ठीक है, सिंधु नदी इन क्षेत्रों में बहती है, हिंदुस्तान में और चाइना में और पाकिस्तान, तीनों में बहती है और आकर के ये अरब सागर में गिरती है। तो ये कई मैदानों का निर्माण करती है, अपने साथ बहुत सारा बालू का गाद लेके आती है और ला करके यहाँ मिट्टी में जमा कर देती है और एक बलुई जो है जड़ोन मृदा का निर्माण करती है। सिंधु का जो ये नदी बहती है, सतलज नदी बहती है, ये कई नदियां यहाँ बहती हैं। उन नदियों के बीच में 5 नदियां जो है, इसीलिए ये जो है उन नदियों के आधार पर उस मैदान का नाम रखा गया है। तो इस मैदान में 2 मैदान पड़ते हैं, एक पड़ता है सिंधु का मैदान, एक पड़ता है आपका सिंधु का मैदान और दूसरा पड़ता है पंजाब और हरियाणा का मैदान और एक तीसरा भाग है आपका राजस्थान का मैदान। हम तीनों मैदानों की चर्चा करेंगे एक अलग अलग करके। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंधु के मैदान की, फिर पंजाब हरियाणा के मैदान की और सतलज और ये राजस्थान मैदान की, तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो सिंधु मैदान या सतलज मैदान के अंतर्गत 3 मैदान शामिल हैं और तीनों को मैंने लिख दिया। पहला है सिंधु का मैदान, दूसरा पंजाब हरियाणा का मैदान और तीसरा राजस्थान का मैदान। अब बात किया जाए अगर सिंधु नदी की अन्य विशेषताओं की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। ये सिंधु नदी है, ये आपका हो गया सिंधु नदी और यहीं से ये नदी निकलती है झेलम, तो ये हो गया आपका झेलम, ये हो गया आपका चेनाब, ये नदी हो गया आपका चेनाब और ये हो गया आपका झेलम और इसके बाद में ये नदी हो गया सतलज, ये हो गई नदी है गई सतलज नदी हो गई और ये नदी हो गई ब्यास और ये नदी हो गई रावी। ठीक है, तो ये 5 नदियां हैं। अगर सिंधु नदी को हटा दें तो 5 नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन्हीं 5 नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है पंजाब इन्हीं 5 नदियों के नाम पर रखा गया है। 5 नदियों की धुन को इसीलिए पंजाब कहा जाता है। तो 5 नदियों के क्षेत्र को, यही जो मैदान में आपको इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, यही मैदान है सिंधु सतलज और का मैदान, यही है। ये क्षेत्र आपका पड़ता है सिंधु सतलज का मैदान। ठीक है, अब इस मैदान में कौन कौन से मैदान कहां पे हैं, तो जो ये वाला मैदान है ये आपका है सिंधु का मैदान, ये पाकिस्तान में पड़ता है, जो हमें नहीं पढ़ना है इसमें, बस इसको एक क्लासिफिकेशन जान लेना है, ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये हो गया सिंधु का मैदान। दूसरा हो गया आपका पंजाब का मैदान, ये हो गया पंजाब और हरियाणा का मैदान, ये वाला हो गया, ये पंजाब हरियाणा का मैदान हो गया और ये हो गया आपका राजस्थान का मैदान, ये राजस्थान का मैदान हो गया और ये वाला हो गया आपका पंजाब और हरियाणा का मैदान। इसको हम एक अलग मैप से समझने का प्रयास दोबारा करेंगे। हमें बस जितना भी लोकेशन हमें जानना था, अलग अलग मैदान की क्या विशेषता है उनकी चर्चा हम अलग अलग करेंगे। तो ये मैदान टोटल मैंने बना दिया है नदियों के आधार पे, तो आप नदियां भी बना लीजिएगा, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है और सिंधु। इन्हीं 5 नदियों के आधार पे 3 मैदानों का निर्माण किया गया है। मैं तीनों मैदानों को अलग अलग आपको मैप के थ्रू बना दिया है, आप इसको मैप को बना लेना है आपको। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि सिंधु का जो मैदान है उसमें 2 मैदान जो प्रमुख है, हमें पंजाब और राजस्थान का मैदान पढ़ना है, तो लेकिन एक मैप के थ्रू हम समझने का एक बार दोबारा प्रयास करेंगे तो हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें केवल उत्तर भारत के मैदान की बात करते हैं तो ये उत्तर भारत का क्षेत्र है, ये ठीक है, ये उत्तर भारत का क्षेत्र अगर बात किया जाए तो किस क्षेत्र में, इसमें जो है आपका जो ये वाला क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये आपका हो गया सिंधु का मैदान, और ये पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये हो गया आपका पंजाब और हरियाणा का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान, और ये वाला क्षेत्र हो गया आपका राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, ठीक है, मैदान, ठीक है। तीनों मैदान मैंने अलग अलग इसलिए बना दिया है, अब आपको लोकेशन बिल्कुल दिख जाएगा। तो ये पूरा क्षेत्र कहलाता है सिंधु सतलज का मैदान कहलाता है। मैंने तीनों की लोकेशन आपको एक एक करके बता दिया है। अब हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो है आपका पंजाब और हरियाणा के मैदान की, क्योंकि हमें सिंधु के मैदान की लोकेशन जानना है, हमें ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमें केवल जानना है कि ये मैदान कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। आप इसको मैप बना लीजिएगा, पंजाब और हरियाणा का मैदान। अब हम लोग पंजाब और हरियाणा के मैदान की चर्चा करेंगे, इस मैदान की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को जानने का भी हम प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर बात किया जाए पंजाब हरियाणा के मैदान की विशेषताओं की बात किया जाए तो पंजाब हरियाणा का पहले मैं एक मैप बना देता हूं, आप मैप के थ्रू पहले उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा के मैदान की, तो पंजाब हरियाणा के मैदान की जो मैप है ये है, और ये वाला क्षेत्र पूरा है पंजाब और हरियाणा का मैदान। तो आप सबसे पहले इसको मैप पे आप ड्रॉ कर लीजिएगा कि पंजाब हरियाणा का मैदान ये है और हमें इसी के बारे में जानना है, ठीक है। ये है आपका पंजाब और हरियाणा का मैदान बन गया, आपके पास सामने है, ठीक है। पंजाब हरियाणा के मैदान की विशेषताओं में की अगर हम चर्चा करेंगे एक एक करके, तो सबसे पहले अगर हम पंजाब हरियाणा के मैदान की बात करते हैं तो ये मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जड़ोढ़ मृदा पाई जाती है, जड़ोढ़ मृदा, ये पहली विशेषता हो गई। पॉइंट पे आप लोग लिखते रहिएगा, ये पहली विशेषता हो गई, जड़ोढ़ मैदान का निर्माण ये नदी करती है। दूसरा जो विशेषता है इसकी, इस मैदान की जो दूसरी विशेषता है वो विशेषता है आपका कि यहां पर हरित क्रांति का ये क्षेत्र रहा है। हरित क्रांति 1967-68 में चालू की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री ने इसकी नींव रखी थी। MS स्वामीनाथन इसके संस्थापकों में से एक है, जनक कहे जाते हैं। और अगर बात किया जाए तो पंजाब, ये क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो हरित क्रांति का क्षेत्र यही है। यहाँ पे किस किस की फसल का उत्पादन होता है, तो यहाँ गेहूं, यहाँ चावल, यहाँ पर जो है कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, लेकिन नंबर 1 पर है यहाँ पर गेहूं। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन काफी व्यापक स्तर पर किया जाता है, ठीक है। ये पंजाब हरियाणा मैदान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, ठीक है। इसके अलावा अगर इस मैदान की बात किया जाए तो इस मैदान में कई नदियां बहती हैं और यहाँ पर कई अलग अलग दोआब का निर्माण करती हैं। उन दोआब का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं उनके बारे में हम अलग से चर्चाएं करेंगे, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, अलग से मैं बनाऊंगा कि ये कौन कौन मैदान का निर्माण करती हैं। तो पंजाब हरियाणा का जो मैदान है ये बहुत ही फेमस मैदान है और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कृषि उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर व्यापक स्तर पर खेती की जाती है और व्यापक स्तर पर यहाँ पर जो है ये कृषि उत्पादन होता है। ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन में नंबर 1 पर है पंजाब हरियाणा। तो यहाँ पर गेहूं बहुत ज़्यादा किया जाता है, गेहूं, और हरियाणा के क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन भी होता है। ये भी आप नोट कर लेंगे कि इन क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन भी किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राजस्थान मैदान की बात कर लेते हैं यहीं पर, तो इसी मैप पे हम राजस्थान का भी मैप बना देते हैं जिससे आपको चीज़ें को समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाए। ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये है राजस्थान का मैदान, ये आपका राजस्थान का मैदान है। और राजस्थान के मैदान में अगर बात किया जाए तो राजस्थान के मैदान में कृषि उत्पादन बहुत कम होता है। तो नंबर दो तीसरा पॉइंट है वो है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का जो मैदान है ये राजस्थान के
अरावली पहाड़ी के पश्चिम में पड़ता है। अगर ये अरावली की पहाड़ी है तो अरावली की पहाड़ी में के पश्चिम में ये मैदान पड़ता है। कौन सा? राजस्थान का मैदान। राजस्थान मैदान की विशेषताओं चर्चा करें तो ये जो है रेगिस्तान है। ये रेत का क्षेत्र है, रेत का क्षेत्र है और ये रेगिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं थार मरुस्थल। इसे हम थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम अलग पढ़ेंगे हम। लेकिन इस मैदान में एक नदी बनाई गई है, नदी है इंदिरा गांधी नहर। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है। ये है आपका इंदिरा गांधी नहर। ये नहर 1959 में बनाई गई थी और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। ये भारत की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। ठीक है, तो ये नहर का निर्माण जब किया गया था तो इस क्षेत्र में किया गया, जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। और इस क्षेत्र में नहर सिंचाई होने के कारण यहाँ पर मोटे अनाजों की खेती होती है। मोटे अनाजों की खेती की जाती है यहाँ पर। कहाँ पर? उत्तरी ये राजस्थान के मैदान में। तो राजस्थान के मैदान में मोटे अनाज में कौन कौन अनाज आते हैं? तो बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, चना, सरसों, इन सब की खेती यहाँ पर व्यापक पैमाने पर की जाती है, अगर यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है तो। ठीक है, ये हो गया आपका राजस्थान का मैदान हो गया। अब हमें इसी मैदान में कुछ दोआब की बात करनी है कि राजस्थान के मैदान में कौन कौन से दोआब बनते हैं। ठीक है, तो इसमें सतलज के मैदान में कौन कौन से दोआब बनते हैं, हमें इसकी चर्चा करनी है। तो पंजाब, जो पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब के क्षेत्र में कहा जाता है कि यहाँ 5 नदियाँ हैं। इन नदियों ने यहाँ पर अलग अलग दोआब का निर्माण किया है। दोआब, और दोआब क्या होता है? तो दोआब 2 नदियाँ, मान लो एक नदी ये है और एक नदी ये है, और 2 नदियों का जो बीच का क्षेत्र होता है इसी को हम दोआब बोलते हैं। दोआब, तो 2 नदी के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। अगर 5 नदियां हों तो 5 नदियों के क्षेत्र को हम बोलते हैं पंजाब। इसको हम पंजाब बोलते हैं। तो 5 कौन कौन से दोआब हैं उनकी भी हमें चर्चा करनी है। हम एक एक करके हम आप लोगों से करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे आप लोग कि जो है पंजाब, हेडिंग डालेंगे वहां पर कि पंजाब में 5 दोआब कौन कौन से हैं। 5 दोआब कौन कौन से हैं, हमें इनकी चर्चा एक एक करके आप लोगों से करनी है। तो 5 दोआब कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले एक तरफ मैं आपको लिख भी दूंगा और एक तरफ मैं आपका मैप बना दूंगा। आप दोनों के माध्यम से समझ सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले मैं एक मैप ड्रॉ कर देता हूं, इससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी रहे। ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया का मैप हो गया। इंडिया का ये मैप हो गया और यहाँ पे 5 दोआब कौन कौन से हैं, तो 5 नदियों के आधार पर दोआब बनाए गए हैं। जैसे ये नदी है सिंधु, ये नदी हो गई सिंधु, और सिंधु के बाद एक नदी बहती है यहाँ पर झेलम, ये हो गई आपकी झेलम, और झेलम के बाद है ब्यास, चेनाब है, चेनाब नदी हो गई, ये हो गई आपकी चेनाब। ठीक है, चेनाब नदी हो गई। चेनाब के बाद में ये नदी हो गई आपकी सतलज, और ये नदी हो गई आपकी राबी, और ये नदी हो गई आपकी ब्यास। ठीक है, तो 5 नदियों को पंचनद भी कहा जाता है। इसमें 5 नदियां शामिल है पंचनद में, और पंचनद में सिंधु शामिल नहीं है। तो 5 नदियां कौन कौन सी शामिल है पंचनद में, तो पहली है झेलम, दूसरी है चेनाब, तीसरी है राबी, चौथी है ब्यास, और 5वीं नदी है सतलज। तो ये 5 नदियों को हम पंचनद कहते हैं, और इन्हीं 5 नदियों ने पंजाब का निर्माण किया है, पंजाब का। और यहाँ पर 5 दोआब पाए जाते हैं, यहाँ पर 5 दोआब पाए जाते हैं, 5 दोआब। तो वो दोआब कौन कौन से हैं, हमें उन्हीं की चर्चा करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 पर, तो पहला है आपका सिंधु सागर दोआब। सिंधु
सागर दोआब। तो सिंधु सागर दोआब दो नदियों के बीच कौन कौन सी नदियां हैं? तो ये वाला क्षेत्र है सिंधु सागर का दोआब। ये हो गया आपका सिंधु सागर का दोआब, जो दो नदियों के द्वारा बनाया गया है। पहली नदी है सिंधु और दूसरी है झेलम। तो पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि सिंधु और झेलम की नदी के बीच में कौन सा दोआब पड़ता है? तो आप बताओगे यहाँ पर जो है ये दोआब का नाम है, इस दोआब का नाम है सिंधु झेलम के क्षेत्र में सिंधु सागर दोआब। तो ये पहला दोआब हो गया सिंधु सागर दोआब। आप इसको मैप पे ड्रॉ कर लेंगे कि ये किन दो नदियों के बीच में पड़ता है? तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के जो क्षेत्र है इसी में पड़ता है आपका सिंधु सागर दोआब। दूसरा दोआब कौन सा है? दूसरा जो दोआब है चाज, चाज दोआब। अब चाज दोआब को नदियों के बीच में पड़ता है, तो चाज दोआब भी जो है चाज दोआब जो है दो नदियों के बीच में पड़ता है। कौन कौन दोआब है? तो पहला है झेलम, पहला है चेनाब और दूसरा है झेलम। तो चेनाब, तो चेनाब और झेलम के बीच का जो दोआब पड़ता है उसे हम कहते हैं आपका चाज दोआब। तो चाज दोआब का क्षेत्र ये है, ये आपका चाज दोआब का क्षेत्र पड़ता है, जो मैंने आपको मैप पे ड्रॉ किया है। ये है आपका चाज दोआब, ये चाज दोआब का क्षेत्र जाना जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद तीसरा दोआब है। तीसरा दोआब कौन सा है, इसकी चर्चा हमें करनी है। और तीसरा दोआब का नाम है नंबर 3, और तीसरा दोआब का नाम है आपका रचना दोआब। रचना दोआब, रचना दोआब जो है ये किन नदियों के बीच में पड़ता है? तो ये पड़ता है चेनाब और रावी। चेनाब और रावी से जो दोआब पड़ता है उसे हम बोलते हैं जो है आपका कौन सा दोआब? तो वो दोआब है आपका कौन सा? तो वो दोआब है आपका रचना दोआब। और रचना दोआब ये वाला क्षेत्र है रचना दोआब का, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका रचना दोआब, ठीक है। इसके बाद में जो चौथा दोआब है नंबर 4, चौथा दोआब जो नंबर 4 पर है और उसे हम लोग बोलते हैं बारी दोआब। बारी दोआब, बारी दोआब किसके बीच में पड़ता है? तो बारी दोआब ब्यास और रावी नदी के बीच में पड़ता है। ब्यास और रावी नदी के बीच में जो दोआब पड़ता है उस दोआब को बोलते हैं बारी दोआब। तो बारी दोआब का क्षेत्र कौन सा है? तो बारी दोआब का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, बारी दोआब का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र बारी दोआब का क्षेत्र पड़ता है ये, ठीक है। ये हो गया आपका बारी दोआब। और इसके बाद में नंबर 4 है, नंबर 5वां जो दोआब पड़ता है वो कौन सा दोआब है? तो नंबर 5 पर है आपका, और वो दोआब का नाम है बिष्ट दोआब। बिष्ट, बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब पड़ता है। और बिष्ट दोआब दो नदियों से बना हुआ है, के बीच में है ब्यास और आपका है सतलज। ब्यास और सतलज दोआब को हम लोग बोलते हैं बिष्ट दोआब। और बिष्ट दोआब का जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है बिष्ट दोआब, ये हो गया आपका बिष्ट दोआब, ठीक है। तो ये पांचों दोआब चर्चा मैंने आप लोगों से कर दिया है। अब पांचों दोआब कहाँ कहाँ पे है मैंने एक बार लोकेशन में दोबारा बता देता हूँ, जिससे आपको ये चीजें बिल्कुल याद रहे कि कौन सा दोआब कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो पहला अगर पांचों दोआबों की चर्चा करें तो जो पहला दोआब है आपका, तो सबसे पहला जो दोआब है वो है आपका कौन सा दोआब? तो वो दोआब है आपका सिंधु सागर दोआब, और वो सिंधु और सतलज के बीच में पड़ता है। दूसरा सतलज दोआब, सतलज और चेनाब के बीच में, चेनाब और रावी के बीच में आपका जो पड़ता है वो है आपका
चनाब और रावी रचना दोआब। रचना के बाद जो दोआब है रावी सतलज के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं ब्यास। और रावी के बीच जो है वह है आपका कौन सा दोआब? बारी दोआब। और ब्यास से सतलज के बीच में दोआब है विष्ट दोआब। इसको मैंने मैप के थ्रू बता दिया है। और यही 5 दोआब है। ये आपसे नॉर्थ और इसको हम साउथ मान लेते हैं, तो नॉर्थ और साउथ की ओर से जो ये दोआब पड़ते हैं, इन्हीं दोआब को हम बोलते हैं पंजाब। इसीलिए इन क्षेत्रों में पंजाब का निर्माण किया गया है। ठीक है, पंजाब का निर्माण इसीलिए इन्हीं दोआबों ने मिलकर के किया है। इसीलिए हम इसको पंजाब या जो है इसको हम 5 नदियों की भूमि के द्वारा जानते हैं। ठीक है, तो 5 नदियों ने मिलकर के इस पंजाब का निर्माण किया है। उन नदियों की विशेषता को मैंने बता दिया, कौन कौन सी नदियां हैं ये भी मैंने बता दिया मैप के थ्रू। और आपका काम यह है कि इनको सब नदियों को और सब चीज़ों को बिल्कुल याद कर लेना है, जिससे आपको कहीं कोई क्वेश्चन अगर आए तो ये गलत ना होने पाए कि कौन कौन से दोआब कहाँ पर पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैप के थ्रू ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका मैपिंग तैयार रहती है, जैसे मैं मैप के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, तो चीज़ें आपको बहुत जल्दी से याद होती जाएंगी और आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आसान होती जाएंगी। और ज्योग्राफी में अगर आपका की तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका जो है ये एक फीडबैक कहते हैं ना, कैसे कह सकते हैं कि जैसे कि तैयारी अधूरी रह जाती है। अगर ज्योग्राफी अगर आपकी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी अगर तैयार कर रखा है, तो आपको जो है हिस्ट्री और सब्जेक्ट तैयार करने में कम समय लगता है, क्योंकि आप मैप के थ्रू जब पढ़ते हैं उसको तब। इसीलिए मैं बहुत सरल शब्दों में एक एक चीज़ों को पढ़ा रहा हूं कि जिससे कहीं कोई डाउट हो तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गंगा दोआब की बात करेंगे। गंगा दोआब कितने भागों में बटा हुआ है, कैसे बटा हुआ है, और उनकी चर्चा हमें आप लोगों से करनी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर 2, और वो है आपका गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान जो है वो कई भागों में बटा हुआ है। उनकी चर्चा हमें एक एक करके करनी है, वो कौन कौन से मैदान शामिल हैं। तो गंगा का जो मैदान है, ये अगर बात किया जाए तो गंगा और उसकी जो सहायक नदियां, जो उसकी सहायक नदियां हैं, इन्हीं नदियों ने मिलकर के गंगा के मैदान का निर्माण किया है। मैदान का निर्माण किसने किया है? गंगा और उनकी सहायक नदियों ने मिलकर के किया हुआ है। ठीक है, तो गंगा का जो मैदान की अगर बात किया जाए तो पहले हम एक लोकेशन के माध्यम से समझेंगे। और गंगा के मैदान को अगर देखा जाए तो गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले मैं एक बार आपको वो मैं लिख करके दिखा देता हूँ एक टेबल के माध्यम से। गंगा का मैदान 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान, ये 3 मैदानों का निर्माण किया गया है कि नदियों द्वारा। कौन नदियों द्वारा? गंगा और उनकी सहायक नदियों के माध्यम से। तो इस मैदान का जो अगर विशेषताओं की चर्चा किया जाए, ये मैदान की लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है, इनकी चर्चा किया जाए तो हमें इनको बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि कौन कौन से मैदान कहाँ पर बने हैं। ठीक है, सबसे पहले एक मैप के थ्रू मैं समझने का प्रयास मैं बताऊंगा मैप के थ्रू, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए। और तीनों मैदानों की पहले मैं लोकेशन बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से आप मैं बना लीजिएगा। पहले अगर बात किया जाए तो इस मैदान की अगर बात किया जाए तो मैदान को पहले हम बना लेते हैं एक ड्रॉ करके मैप के थ्रू, और इसके बाद फिर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास वो चीज़ें बिल्कुल आसान रहेंगी और हमें समझ में चीज़ें बिल्कुल आती रहेंगी। ठीक है, ये है आपका मैदान। ठीक है, यह उत्तर भारत का मैदान मैंने बना दिया है। अब उत्तर भारत मैदान में अगर हम बात करते हैं गंगा नदी का लोकेशन की अगर हम चर्चा करें तो इसका जो लोकेशन है वो ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये है आपका गंगा का मैदान। ये गंगा का मैदान पड़ता है। गंगा के मैदान में अगर हम बात करते हैं तो गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं।
ठीक है। तो जो पहला मैदान है ये आपका क्षेत्र हो गया गंगा का, ये होगा पहला हो गया गंगा का ऊपरी मैदान, ये हो गया आपका गंगा का ऊपरी मैदान, ऊपरी मैदान हो गया। और ये वाला जो क्षेत्र हो गया इसको हम बोलते हैं गंगा का निम्न मैदान। ये गंगा का आपका हो गया मध्य मैदान, सॉरी मध्य मैदान। और जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया आपका निम्न मैदान का क्षेत्र हो गया। और ये हो गया आपका निम्न मैदान, निम्न मैदान। तो गंगा को 3 अलग अलग मैदानों के नाम से जाना जाता है। गंगा का ऊपरी मैदान उसकी अलग विशेषता है, उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे। गंगा का मध्य मैदान और गंगा का निम्न मैदान, तीनों का मैंने लोकेशन बता दिया है। तीनों की लोकेशन कहाँ पर है पहले आप इसको एक बार मैप पे ड्रॉ कर लेंगे कि गंगा का मैदान कौन कौन मैदान पड़ते हैं और उनकी सारी नदियाँ कौन कौन से मैदान का निर्माण करती हैं। तो मैंने बता दिया है, नंबर 1 है उत्तरी मैदान, नंबर 2 है मध्य मैदान और नंबर 3 है निम्न मैदान। ठीक है। अब हम लोग जो है बात करेंगे आगे, अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गंगा का ऊपरी मैदान। सबसे पहले हम लोग गंगा का ऊपरी मैदान की चर्चा करेंगे। ऊपरी मैदान की विशेषता क्या क्या है। ठीक है, ये मैप ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस मैदान की अगर बात करें जाए तो इस मैदान की विशेषता क्या है, एक मैं अलग मैप बना के बता देता हूं, इससे आपको समझ में बिल्कुल आ जाए। और ऊपरी गंगा के मैदान की क्या विशेषता है ये आपको एक एक करके मैं लिखवा देता हूं। विशेषताओं को लिखवाता हूं और साथ में मैं मैप भी बनवा देता हूं आप लोगों का कि मैप पे कैसे हमें ऊपरी गंगा के मैदान को जानना है। ठीक है, ये हो गया आपका मैप हो गया ये। ठीक है, और इसमें जो ये वाला क्षेत्र है ये वाला, और यही है आपका ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। ये मैंने मैप के थ्रू आपको बना दिया है ऊपरी गंगा का मैदान। ये मैदान कहाँ से कहाँ तक पड़ता है अगर बात किया जाए तो ऊपरी गंगा का जो मैदान है ये दिल्ली से लेकर के और ये लखनऊ तक के क्षेत्र तक पड़ता है। ये दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक के क्षेत्र पर पड़ता है। ये एल लिखा है, ये लखनऊ है और ये दिल्ली है। दिल्ली से लखनऊ के बीच में पड़ता है और यहाँ पर 2 प्रमुख नदियां बहती हैं, पहली है गंगा और दूसरी है यमुना। ठीक है, गंगा और यमुना। तो गंगा यमुना के क्षेत्र को इसीलिए इसको कहा जाता है गंगा यमुना का क्षेत्र, इसी को बोलते हैं यहाँ पर रोहेलखंड का मैदान, रोहेलखंड का मैदान। ये रोहेलखंड मैदान है और ये हमारे इतिहास में बहुत फेमस रहा है। और ये जो है गंगा अगर नदी है और ये है यमुना नदी, तो इसके बीच में ये मैदान पड़ता है। तो पूछा जाएगा कि गंगा और यमुना का जो दोआब है, ये गंगा यमुना का जो दोआब है ये किस मैदान की विशेषता है, तो ऊपरी गंगा के मैदान की विशेषता मानी जाती है। ऊपरी गंगा मैदान की विशेषता इसको मानी जाती है। और इस मैदान में अगर कहा जाए कि इस मैदान में क्या पाया जाता है, तो इस मैदान की विशेषता यह है कि यह हरित क्रांति का क्षेत्र रहा है। हरित क्रांति, ये हरित क्रांति का क्षेत्र रहा है। पहला पॉइंट इसका यही है कि ये हरित क्रांति के क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें, नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो ये क्षेत्र में जो है अगर कहा जाए तो ये बाढ़ नहीं आती है। यहाँ पर ये बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। बाढ़ का प्रभाव यहाँ पर नहीं होता है। कहाँ पर, तो यह बाढ़ का प्रभाव गंगा के मैदान में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये ऊपरी गंगा मैदान में। इसके अलावा यहाँ खेती, यहाँ पे मृदा कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ मृदा पाई जाती है जड़ोल मृदा, जिसे हम लोग बांगर मृदा भी कहते हैं। इसको आगे मैं बताऊंगा, ये बस यहाँ लिख लेना है कि यहाँ बांगर प्रकार की जड़ोल मृदा पाई जाती है। इसके अलावा इस मैदान की बात करें, इस मैदान में सबसे ज़्यादा होता है गन्ना, इसके बाद यहाँ पर गेहूँ। गन्ना और गेहूँ इस मैदान की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इस मैदान की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि यहाँ पे गन्ना और गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में चीनी मिलें भी लगाई गई हैं, बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगी। आगे हम लोग चर्चा करते हैं
दूसरा जो मैदान है, और वो कौन सा मैदान है, तो जो दूसरा मैदान है वो है आपका जो है मध्य गंगा का मैदान। चलिए, नंबर 2 है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान। और मध्य गंगा के मैदान में अगर बात करें कौन कौन से मैदान शामिल हैं, वो क्या विशेषता है, पहले इसको हम एक लोकेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारे पास जल्दी अच्छे से समझ में चीजें बिल्कुल आ जाएंगी। ये बार बार मैप इसलिए बना रहा हूं इससे चीजें आपको समझ में बिल्कुल आए। तो ये वाला क्षेत्र है जो है आपका मध्य गंगा का मैदान। पहले मैं एक बार फिर से मैप दोबारा ड्रा कर देता हूं, ठीक है, जिससे आपको समझ में चीजें बिल्कुल आसानी से आ जाए। तो मध्य गंगा के मैदान की अगर बात किया जाए तो मध्य गंगा का मैदान जो है वो अपनी अलग विशेषता रखता है, और ये थोड़ा सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाता है, और यहीं से जो है आपको बाढ़ का क्षेत्र दिखाई देता है, और ये क्षेत्र है आपका मध्य गंगा का मैदान। अब इसको मध्य गंगा के मैदान को आप ऐसे बना लीजिएगा, ये मध्य गंगा का मैदान है। दिल्ली से लेकर के, ये लखनऊ से लेकर के और ये पटना तक, ये लखनऊ है और ये पटना है। तो लखनऊ से लेकर के, ये लखनऊ का और ये पटना का है, तो लखनऊ से पटना के क्षेत्र में जो मैदान पड़ता है इसको हम बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान। इस मैदान की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर गेहूँ, गन्ना और चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपका जो है अगर बात किया जाए तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पड़ता है, यहाँ बाढ़ का प्रभाव दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी भी पाई जाती है, यहाँ भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और यहाँ पर नहर सिंचाई अधिक मात्रा में की जाती है यहाँ पर इस मैदान में, मध्य गंगा के मैदान में। ये विशेषता हो गई। इसके अलावा अगर बात किया जाए इस मैदान के अलावा तीसरा मैदान कौन सा है, तो तीसरा मैदान है आपका निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान। और निम्न गंगा की मैदान की क्या विशेषता है अगर बात किया जाए, तो निम्न गंगा का मैदान जो है, इसको पहले हम एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि जो है ये मैदान कहाँ पर है। तो निम्न गंगा का मैदान अगर बात किया जाए तो ये वाला क्षेत्र पड़ जाता है निम्न गंगा का मैदान। पहले मैं मैप के थ्रू आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जिससे चीजें आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएं, ठीक है। बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी आप लोगों को मैप के थ्रू जब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तब, ठीक है। जैसे ठीक है, ये हो गया आपका मैप थ्रू, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पड़ता है निम्न गंगा का मैदान, और ये पूरा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में निम्न गंगा का मैदान फैला हुआ है। और निम्न गंगा के मैदान की विशेषता क्या है कि पहला ये है कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ की दामोदर नदी, दामोदर, गंगा, इसे हम लोग हुगली कहते हैं, इन नदियों ने इन क्षेत्रों में बाढ़ के लिए जानी जाती हैं, और बाढ़ का बहुत अत्यधिक क्षेत्र माना जाता है इनको, ठीक है। गंगा के मैदान की विशेषताओं की चर्चा करें तो यहाँ पर चावल और जूट की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। चावल और जूट इस मैदान की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। इसके अलावा इस मैदान की बात करें तो इस मैदान में मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मृदा, और कौन सी जलोढ़ मृदा, तो खादर जलोढ़ मृदा इस मैदान में प्रमुख विशेषताओं में देखा जाता है। इस मैदान की विशेषताओं में खादर मृदा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और ये पूरा मैदान, गंगा का जो मैदान है, ये सबसे अधिक जनसंख्या का भी क्षेत्र है। सबसे अधिक जनसंख्या अगर पाई जाती कहाँ पर, तो वो मैदान है आपका कौन सा, तो मैदान है जो है आपका ये वाला मैदान है, गंगा का पूरा मैदान। तो ये पूरा गंगा का मैदान है, और इस मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और लगभग 50 करोड़ की जनसंख्या का ये मैदान प्रभावित है जनसंख्या से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अब ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण की बात करेंगे। तो उत्तर के मैदान में जो तीसरा है, अगर बात किया जाए उत्तर का
विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान की अगर बात किया जाए तो इसमें जो तीसरा मैदान है वो है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान जो अगर कहाँ पर है तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर है तो ये है आपका, ये क्षेत्र में है, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में है, पड़ता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपका है। ठीक है, और ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ये पूरा जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है अगर उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ये मैदान ऐसे है। ये पूरा जो मैदान आपको दिख रहा है यही मैदान है गंगा का, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो आसाम के क्षेत्र में पड़ता है, और यही है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है ये। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। इस नदी में जो है मिट्टी कौन सी पाई जाती है तो यहाँ पाई जाती है खादर जड़ोल मृदा। खादर जड़ोल मृदा क्या होती है इसको मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो खादर जड़ोल मृदा पाई जाती है कहाँ पर, तो ये पाई जाती है उत्तर का ये ब्रह्मपुत्र के मैदान में। दूसरा, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। किसको, तो ये माना जाता है ब्रह्मपुत्र के मैदान को। तीसरा, यहाँ पे फसल कौन कौन सी होती है तो यहाँ पर चावल की फसल होती है, और यहाँ पर जो फसल दूसरी फसल होती है वो होती है जूट। तो चावल और जूट वो इस मैदान की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक मानी जाती है। इसके अलावा इस मैदान में मछली उत्पादन काफी व्यापक पैमाने किया जाता है। मछली उत्पादन यहाँ पर व्यापक पैमाने पर किया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ये मैदान की एक विशेषता ये है कि साल भर में यहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, और ये जो है साल में कम से कम 4 से 5 महीना बाढ़ से प्रभावित रहता है। ठीक है, साल भर में 4 से 5 महीना ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित रहता है, और यहाँ बाढ़ की बारंबारता हमेशा व्यापक पैमाने पर बनी रहती है। ये इसकी एक बहुत ही प्रमुख विशेषताओं में से माना जाता है। और यहाँ लगभग 5 से 6 लाख की जनसंख्या, 7 लाख की जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, इस बाढ़ से प्रभावित होती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को गंगा का मैदान की बता दिया। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने एक एक करके उन लोगों से सारी चर्चा मैंने आप लोगों से कर दी है। अब हम लोग बात करेंगे रेगिस्तान के क्षेत्र में, भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे, और 2 मरुस्थल हमारे यहाँ पड़ते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो हमारा जो चौथा विभाजन है वो है आपका मरुस्थल, और हमारे यहाँ 2 तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं। दोनों मरुस्थलों की चर्चा हम आप लोगों से एक एक करके करेंगे। दो मरुस्थल पाए जाते हैं, उनमें से जो पहला मरुस्थल है आपका, जो पहला मरुस्थल है वाव का है आपका, उसको कहते हैं थार मरुस्थल। और जो दूसरा मरुस्थल है, पहला थार मरुस्थल हो गया, और जो दूसरा मरुस्थल है उसको हम बोलते हैं लद्दाख। ये वाला मरुस्थल ये गर्म मरुस्थल है, इसे हम लोग बोलते हैं उष्ण मरुस्थल। और ये है आपका शीत मरुस्थल है, ये आपका, इसको हम लोग शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। दोनों के लोकेशन को अगर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार कि दोनों की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, तो दोनों की लोकेशन अगर आपको देखा जाए तो ये इस वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, वो इस वाले क्षेत्र में पड़ता है। आपको ध्यान से इन चीजों को देखना है, बहुत ध्यान से, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र में पड़ता है कौन कौन सा, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका लद्दाख मरुस्थल। ये हो गया आपका लद्दाख मरुस्थल, और ये जो है आपका कौन सा, लद्दाख, और ये शीत मरुस्थल का उदाहरण है। और जो दूसरा मरुस्थल है वो ये वाला है, ये है अरावली। ये अरावली पर्वतमाला है, और ये वाला क्षेत्र है ये है आपका रेगिस्तान। तो ये आपका रेगिस्तान है, और ये है आपका उष्ण मरुस्थल का क्षेत्र पड़ता है। ये वाला क्षेत्र पड़ता है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल भारत में भी है, और थार मरुस्थल पाकिस्तान में पड़ता है। ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन हमें केवल इंडिया वाला क्षेत्र को पढ़ना है। थार मरुस्थल की विशेषता क्या है इसके बारे में करके हम लोग जानेंगे। फिर लद्दाख के बारे में जानेंगे कि लद्दाख के मरुस्थल की अपनी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थार मरुस्थल की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग आज एक
पहले गर्म मरुस्थल के रूप में थार मरुस्थल की बात करेंगे। थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जो है क्या विशेषता रखता है, पहले हम एक मैप के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह है आपका अरावली पहाड़ी है और ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये आपका थार रेगिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। थार रेगिस्तान इसी क्षेत्र में स्थित है और ये पहाड़ी है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला हो गया, ये थार मरुस्थल का क्षेत्र हो गया। ये आपका थार मरुस्थल की अगर विशेषताओं की चर्चा करें तो ये विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। सबसे अधिक जनसंख्या, अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है तो हम बताएंगे कहाँ पर, थार मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है तो वह है लद्दाख मरुस्थल। दूसरा, यहां पर मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। अगर सिंचाई की सुविधा हो जाए तो मोटे अनाजों की यहां पर कृषि की जाती है, ये प्रमुख विशेषताओं में आती है। तीसरा, इस मैदान में पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं, ये विशेषता है किसकी, ये है आपका थार रेगिस्तान की विशेषता है। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर और क्या मिला है तो पेट्रोलियम भंडार के साथ साथ इस क्षेत्र में अरावली पहाड़ी से लग करके तांबा, जस्ता और जो है सीसे का भी उत्पादन कुछ मात्रा में इन क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो रेगिस्तान का जो ये क्षेत्र है ये कम वर्षा का क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन भारत में सबसे कम वर्षा यहाँ नहीं होती है, वो लद्दाख में होती है। लेकिन सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ होती है। साल भर में 10 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ पर वन जो पाए जाते हैं वो कटीले वन पाए जाते हैं। कटीले वन, यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। बड़े व्यापक पैमाने पर कटीले वन यहाँ पर मिलते हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं जो है इस रेगिस्तान में, मैंने आपको लोकेशन बता दिया, यहाँ कौन कौन सी चीजें पाई जाती है मैंने भी बता दिया है। ये आप लोगों को इसको नोट कर लेना है। इस मैदान की ये प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। ठीक है। अब अगर बात करते हैं अगले मैदान की बात करें, वह अगला मरुस्थल कौन सा है तो वह है लद्दाख मरुस्थल। लद्दाख मरुस्थल की क्या विशेषता है, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि लद्दाख मरुस्थल की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले लद्दाख का मैप बना देते हैं हम। ये हो गया आपका लद्दाख। ठीक है, एक बार मैं दोबारा मैप बना देता हूं, थोड़ा सा इसमें ड्रॉ गलत हो गया था। ये हो गया आपका लद्दाख मरुस्थल। ठीक है, और यहाँ पर कई पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में ये मरुस्थल फैला हुआ है। ये मरुस्थल ये है, तो इसकी लोकेशन ये है थार मरुस्थल की। और इस क्षेत्र में यहाँ पर कई पहाड़ियां हैं तो मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं और इस क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है और इस कारण से ये थार मरुस्थल के रूप में, ये लद्दाख मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। इस मरुस्थल की अगर बात किया जाए तो इस मरुस्थल की सबसे बड़ी जो खास विशेषता है वो एक विशेषता इसकी ये है कि इस मरुस्थल में लेह जो पड़ता है ये भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो लद्दाख में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर, भारत में। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है तो ये होती है लद्दाख के क्षेत्र में होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में वर्षा अधिक ना होने के कारण, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक ना होने के कारण यहां पर अगर देखा जाए तो वर्षा नहीं है और अच्छी मिट्टी नहीं पाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ पे नदियां घाटियों में, पतली पतली घाटियों में बहती हैं। इस कारण से यहाँ मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाया है और इस कारण से ये कृषि नहीं हो पाती यहाँ पर। तो यहाँ पर कृषि नहीं होती है, यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है। कहाँ पर, तो ये है आपका लद्दाख के मरुस्थल में यहाँ पर कृषि नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक माना जाता है। ठीक है।
इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, या हम लोगों ने मरुस्थल के बारे में चर्चा कर लिया, भारत के मरुस्थल के बारे में मैंने बता दिया। अब हम लोग जो है अगली क्लास में जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत में 2 क्षेत्र और बचे हैं, और वो क्षेत्र है द्वीप समूह और तटीय मैदान। तो तटीय मैदान और द्वीप समूह की क्या अपनी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं की चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा। ठीक है, मैंने अभी तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया है मैंने आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने आपको जो क्लास शुरू किया था, मैंने बताया था कि हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, इसमें ये 6 भागों में बटा हुआ है। मैंने एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, 6 भागों में भौतिक विभाजन बटा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा उत्तर का मैदान, जिसे हम लोग हिमालय के रूप में जानते हैं। हम लोगों ने हिमालय के रूप में इसको पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने इस विभाजन को पढ़ा है। ठीक है, नंबर 2 जो दूसरा विभाजन है, वो दूसरा विभाजन है आपका कौन सा, तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भाग को हम लोगों ने पढ़ा, और प्रायद्वीपीय भाग में हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, तो प्रायद्वीपीय भाग में हम लोगों ने पठार को भी पढ़ा और हम लोगों ने पहाड़ी को भी पढ़ा है। दोनों को हम लोगों ने पढ़ा है एक एक करके। ठीक है, हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया। ये नंबर दूसरा विभाजन हो गया। नंबर तीसरा विभाजन की अगर हम बात करें, तो तीसरा विभाजन जो है आपका, वो विभाजन कौन सा है, तो वो विभाजन है आपका कौन सा, तो वो है आपका, मैंने तीसरा जो पढ़ा, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान हम लोगों ने पढ़ा, उत्तर का विशाल मैदान। इसमें हम लोगों ने 3 मैदानों की चर्चा किया था, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन मैदानों की चर्चा हमने आप लोगों से किया था कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कैसे बनता है, हमने इसके बारे में चर्चा किया था। नंबर 4 जो चौथा मैदान है आपका, वो चौथा जो क्षेत्र है वो मैंने आपका थार मरुस्थल के बारे में पढ़ा है। थार मरुस्थल और लद्दाख मरुस्थल के बारे में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, दोनों को। तो हम लोगों ने 4 विभाजन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को 2 विभाजन और पढ़ना है, और 2 विभाजन कौन कौन से हैं, तो पहला जो विभाजन, जो 5 नंबर का विभाजन है, वो हमें पढ़ना है तटीय मैदान। हम लोग तटीय मैदान को पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग तटीय मैदान के बाद में हम लोग जो अगला पढ़ेंगे वो नंबर 6 पर है आपका, और वो 6 नंबर पर है आपका द्वीप समूह। तो इसकी दोनों की चर्चा हम लोग आप लोगों से कल वाली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, आपको मिलेगा। और ये 6 विभाजन जब आपका हो जाएगा तो आपको देखेंगे ज्योग्राफी का एक व्यू बन जाएगा आपके अंदर कि भारत को कितने भागों में बांटा गया, भारत को कैसे कैसे हमें क्वेश्चन आ सकते हैं, हिमालय से क्वेश्चन कैसे आते हैं, हिमालय की विशेषता क्या है, हिमालय के कितने पार्ट होते हैं मैंने आपको बता दिया है, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, हिमालय में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हिमालय के बारे में हमें एक एक चीज़ें हमें वहाँ से जानना है। दूसरा प्रायद्वीपीय पठार मैंने बताया, प्रायद्वीपीय पठार खनिज के लिए जाना जाता है। ये पठार 3 भागों में बटा है, जिसे हम लोग मध्यवर्ती पठार, पूर्वी पठार, और जो है आपका कौन सा पठार, और इसको हम लोग दक्कन पठार कहते हैं। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। उत्तर के मैदान को मैंने बता दिया है कि आज ही मैंने बताया है, और ये इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान की मैंने आप लोगों से चर्चा की है कि इन मैदान की अपनी खास विशेषताएं क्या क्या पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोगों ने थार मरुस्थल चर्चा किया और लद्दाख मरुस्थल चर्चा किया कि थार मरुस्थल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और लद्दाख मरुस्थल की अपनी क्या विशेषताएं हैं, हमने इनके बारे में चर्चा किया। एक बात और ध्यान दीजिएगा, लद्दाख मरुस्थल में बौद्ध धर्म का विस्तार बहुत ज़्यादा है। बौद्ध धर्म का विस्तार आपको मिलेगा कहाँ पर, तो बौद्ध धर्म का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो ये लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। अब हम लोग तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में, इसको हम लोग डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास रहेगी उसमें, तो उसमें हमें चीज़ों को बताना होगा कि वो मैदान की अपनी क्या विशेषताएं हैं, कैसे बनाए गए हैं, क्या है उसमें, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जो है हम लोग जो है मेंस की क्लास भी शुरू करेंगे, और साथ में एनसीईआरटी की भी क्लास हम लोग शुरू करेंगे। और बेसिक जो बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं एनसीईआरटी में, उस एनसीईआरटी को मैं पढ़ करके और उस एनसीईआरटी के माध्यम से मैं
आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि एनसीईआरटी के माध्यम से हमें चीज़ों को कैसे पढ़ा जाए और एनसीईआरटी से हमें कौन कौन से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। उसमें प्री और मेंस के दोनों क्वेश्चनों की चर्चा भी मैं आपके एनसीईआरटी के थ्रू करूंगा, क्योंकि आपको आईएएस और स्टेट पीसीएस जब आप एग्जाम देते हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन वहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनों में अगर आपकी गलती हो जाती है तो वो आपके लिए क्षमा योग्य नहीं होता है। इसलिए जो है हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे हल करने हैं। तो तटीय मैदान और द्वीप समूह चर्चा मैं आप लोगों से कल करूँगा। इनकी अपनी क्या विशेषताएँ हैं, इन तटों के क्या अपने खूबियां हैं, इन तटों को किन किन नामों से जाना जाता है, उनकी चर्चा मैं आप लोगों से कल वाली क्लास में करूंगा। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, कल वाली क्लास में हम लोग दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। mobisaala.com पे आपको ये सारी क्लासें उपलब्ध हो जाएंगी। ज्योग्राफी बाई विशाल सर के माध्यम से आपको ये ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है मोबीसाला पर, और आप लोग मोबीसाला के माध्यम से इन क्लास को अटेंड कर सकते हैं और अपने जीएस को बढ़ा सकते हैं और जल्द से जल्द सिलेक्शन के आप नज़दीक पहुंच सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है mobisaala.com के माध्यम से जुड़े हुए हैं और वो लगातार सिलेक्शन लेते जा रहे हैं और उनके मैसेज आते हैं तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सिलेक्शन लें और आप लोग भी जो है इसी के माध्यम से आगे बढ़ें और अपने मंजिल तक प्राप्त करें। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। कल हम लोग फिर नए क्लास में नए तरीके से मिलते हैं और जो 2 टॉपिक बचा हुआ है तटीय मैदान और द्वीप समूह, इसकी चर्चा हम लोग आप लोगों से कल करेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।